हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए 23 फरवरी का आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पेपर से पहले आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डेफिनेट रूप से यहाँ से पढ़ के जाइए। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, यानी 50-50 क्वेश्चन के यहाँ पे 2 सेट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर के आएंगे आपके लिए। साथ ही साथ कई सारे वीडियो आएंगे आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर की, इसके अलावा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, सत्य वाले क्वेश्चन, व 2 अंक 3 अंक व 4 अंकों वाले क्वेश्चन की कुल मिलाकर के आप देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहां पे कवर करा देंगे एग्जाम के पहले। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा। वृक्ष का इकोसिस्टम है, उसमें जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा। तो किसी वृक्ष के इकोसिस्टम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जीवों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, उस पर डिपेंडेंट जो जीव होते हैं। तो इसलिए यहां पे पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यहां पे बना लेंगे आप उल्टा। ठीक है, तो वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था। तो आपको याद रखना है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एजी टेंसले ने किया था। कब किया था, 1935 में। ठीक है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का सबसे पहला स्रोत कौन सा होता है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। ठीक है, इसी को प्रोड्यूसर या उत्पादक एब्जॉर्ब करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो होता है हमारा सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक हैं। तो द्वितीयक उत्पादक हमेशा आपको याद रखना है कि कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, द्वितीयक उत्पादक जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। किसी झील का इकोसिस्टम है उसमें द्वितीयक पोषण स्तर कौन सा होगा। तो देखिए पादप प्लवक जो है ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी प्रथम पोषण स्तर होंगे। फिर प्राणी प्लवक यानी कि जंतु प्लवक, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, जंतु प्लवक या प्राणी प्लवक जो होते हैं ये किसी भी झील को इकोसिस्टम में द्वितीयक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, अपघटक की होती है, यानी कि डिकम्पोजर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं। तो अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन को जो प्रारंभ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वगामी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड चाहे आपसे कहीं पूछे, वन में पूछे, ग्रासलैंड में पूछे या आपसे जलीय परितंत्र में पूछे, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया तो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की सौर ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, जो सोलर एनर्जी है उसका संरक्षण कौन करता है। तो आपको याद रखना है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है, आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होगा उसके बाद पौधे जो है अपना भोजन बनाएंगे, वहीं से पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो है प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न समुदायों के बीच उपस्थित वानस्पतिक समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, दो विभिन्न समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उनके बीच का जो वनस्पतिक समूह होता है वो कहलाता है हमारा इकोटोन। क्या कहलाता है, इकोटोन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झील के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। तो किसी भी झील के पारिस्थितिक तंत्र में आप जाएंगे तो जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि झील के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है लेकिन वजन क्या होता है, कम होता है। वजन जो है तृतीयक उपभोक्ताओं का ज्यादा होगा, इसलिए पिरामिड कैसा बनेगा, पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
जड़ रहित संवहनी पादप है तो आपको याद रखना है वाल्फिया। ठीक है, ऐसा पादप जो कि संवहनी पादप है साथ ही साथ जड़ रहित होता है तो आपको याद रखना है वाल्फिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नागफनी में फिल्लोक्लेड किसका रूपांतरण है? नागफनी यानी ओपुंसिया का जो प्लांट होता है उसमें जो फिल्लोक्लेड रूपांतरण होता है ये किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण होता है। ठीक है, तना जो है पत्ती का आकार रूप धारण कर लेता है और भोज्य पदार्थों का ज्यादा मात्रा में संग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्प विकसित संवहनी ऊतक जो होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, वो सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? जलोदभिद पादप में, यानी कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट में संवहनी ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है राइजोफोरा, इक्वार्निया, एबिसिनिया और ए व सी दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है? ए व सी दोनों, यानी राइजोफोरा और एबिसिनिया दोनों। तो आपको याद रखना है राइजोफोरा भी क्या है? यह भी मैंग्रोव पादप का एग्जाम्पल है, और एबिसिनिया भी क्या है? यह भी मैंग्रोव पादप का उदाहरण है, यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए व सी दोनों। ठीक है, यानी राइजोफोरा और एबिसिनिया ये दोनों ही मैंग्रोव पौधे के उदाहरण या एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा है, स्पंजी जड़ें पाई जाती है। ठीक है, तो स्पंजी जड़ें हमेशा याद रखना है किसके अंदर पाई जाती है? जलकुंभी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इक्वार्निया यानी कि जलकुंभी प्लांट के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण लिखिए। पिस्टिया, ट्रापा, इक्वार्निया, ये सारे के सारे ही क्या होते हैं? मुक्त प्लावी पौधे हैं, स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो पूर्ण मूल परजीवी पादप कौन सा होता है? आपको याद रखना है एग्जाम्पल रेफ्लेसिया। ठीक है, ये जो है एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है। अगला क्वेश्चन है, फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है। ठीक है, फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है तो आपको याद रखना है सूर्यमुखी। ठीक है, सनफ्लावर जो है ये फोटोफिलस पौधे का बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल कौन सी है? तो अंधत्व के निवारण में कौन सी उपयोगी फसल है? तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस। ठीक है, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है और ये हमारे अंधत्व को, यानी कि जिसको कम दिखता है उसके लिए ये फसल जो है ज्यादा उपयोगी होती है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग होता है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसका उपयोग होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए खंडों को आपस में काटना होता है, जिसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, ये आणविक कैंची होती है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स है। ठीक है, तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स बताना है। ठीक है, तो प्रथम मानव हार्मोन्स कौन सा है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का ही प्रोडक्शन तो हम करते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक के माध्यम से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, PBR 322 ये क्या है? ठीक है, तो PBR 302 ये क्या होता है? ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है प्लाज्मिड नेम किसने दिया था? लेडर वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लेडर वर्ग ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटी जीन युक्त जो फसल है इसका ट्रेड नाम क्या है? ठीक है, तो इसका ट्रेड नाम क्या होता है? यील्ड गार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यील्ड गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1986 में, यानी 1986 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको R1 क्या है? तो इको R1 क्या होता है? तो हमेशा आपको याद रखना यह एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्या होता है? इको R1 जो है यह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, हमेशा याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? जिसको हम प्रतिबंधन एंजाइम भी बोलते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? केवल और केवल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड का जो यूज होता है अभिरंजन के लिए वो केवल और केवल डीएनए के अभिरंजन में होता है। किसके अभिरंजन में? डीएनए के अभिरंजन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संवर्धन में उपयोग आता है।
तो डीएनए संवर्धन में हम किसका उपयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखना है आपको कि हम पीसीआर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं डीएनए का संवर्धन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स परीक्षण जाना जाता है, जो एड्स का परीक्षण किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है एलिसा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, हमेशा आपको याद रखना है एड्स परीक्षण जो है ये एलिसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एलिसा परीक्षण कहते हैं एड्स परीक्षण को। अगला क्वेश्चन है कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को क्या कहते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं कैंसर फैलाती है उसके दूरस्थ विस्तारण को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स बताना है कि किस वायरस के कारण होता है। यहां पे कई सारे वायरस के नाम है, तो आपको याद रखना है चिकन पॉक्स जो होता है ये होता है वेरिसेला वायरस के कारण। किसके कारण, वेरिसेला वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। डिटर्जेंट के उत्पादन में कौन सा एंजाइम जो है उपयोगी होता है, तो आपको याद रखना है प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिफिलिस रोग किसके द्वारा फैलता है। तो सिफिलिस रोग हमेशा आपको याद रखना है एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा। क्या है, ट्रिपोनिमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए जो होता है ये थोड़े ही समय के लिए होता है। ठीक है, कौन सा आरएनए बहुत कम समय के लिए एक्टिव होता है, तो आपको याद रखना है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आरएनए पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम क्या कहलाता है। ठीक है, तो आरएनए पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम क्या कहलाता है, एंटीकोडॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीकोडॉन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी कोडान में नाइट्रोजीनस क्षारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है कोई कोडान है, उस कोडान में नाइट्रोजीनस क्षार कितने होते हैं, यानी नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के एक कोडान बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है ये होती है रो प्रोटीन के द्वारा। किसके कारण, ये होती है रो प्रोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति की ओपरान संकल्पना किसने दी थी। तो किसी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन अभिव्यक्ति की संकल्पना को समझाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने किया था, जैकब एवं मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। जो एमनियोसिंथेसिस विधि है इसमें किसका हम विश्लेषण करते हैं, तो आपको याद रखना है एमनियोटिक द्रव का। किसका विश्लेषण करते हैं, एमनियोटिक द्रव का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है। तो किसी भी स्त्री के फैलोपियन ट्यूब को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में यहाँ पे 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आपको कवर करा दिए हैं। सेम इसी प्रकार 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू और आपको लोगों के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिए। डेफिनेट रूप से आप पूरी वीडियो देख करके जाते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पेपर के पहले जो है आपको कवर करा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।